जम्मू कश्मीर के पहलगांव में बीते दिन हुए आतंकी हमले में 27 लोगों की मौत हुई। मरने वालों में इंदौर के सुशील नथानियाल और रायपुर के स्टील कारोबारी दिनेश मिरानिया भी शामिल है। लेकिन जिस तरह से आतंकियों ने इन्हें मारा वह मंजर दिल दहला देने वाला है। विस्तार से आतंकियों की इस कायराना करतूत का खुलासा करेंगे। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं द आईएनएस। आज की हमारी पहली स्टोरी पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए इंदौर और रायपुर के उन लोगों पर केंद्रित है जिनके परिवारों को इन आतंकियों ने जिंदगी भर का दर्द दे दिया। दूसरी स्टोरी मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के तबादला नीति को लेकर है, जिसमें कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। तीसरी स्टोरी खत्म होते नक्सलवाद की है। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 7 राज्यों के 28 जिले अब नक्सल मुक्त हो चुके। इंदौर के वीड़ा नगर निवासी सुशील नथानियाल इस हमले में मारे गए। उनकी बेटी आकांक्षा को गोली लगी है और वो घायल। सुशील अलीराजपुर स्थित LIC की सैटेलाइट शाखा में पदस्थ थे। वे 4 दिन पहले ही 21 वर्षीय बेटे ऑस्टिन और 30 वर्षीय बेटी आकांक्षा और पत्नी जेनिफर के साथ कश्मीर घूमने गए थे। सुशील के परिजनों ने बताया कि आतंकवादियों ने पहले सुशील को घुटनों पर बिठाया, फिर उन्हें कलमा पढ़ने के लिए बोला। जब उन्होंने बताया कि वो ईसाई धर्म से है तो आतंकवादियों ने उन्हें गोलियों से भून दिया। इस दौरान पास में खड़ी बेटी आकांक्षा के पैर में भी गोली लगी, जिससे वो घायल हो गई। दुख भरी बात तो यह है कि परिवार को बचाने के लिए सुशील ने मरने से पहले अपनी पत्नी को छिपा दिया था और स्वयं आतंकवादियों के सामने खड़े हो गए थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक परिवार का मुखिया करता है। सुशील के परिजन सदमे में हैं और इंदौर प्रशासन उनकी बॉडी को इंदौर लाने की कोशिश कर रहा है। इस कायराना हमले में रायपुर के स्टील कारोबारी दिनेश मिरानिया भी मारे गए। आतंकियों ने दिनेश को उनकी पत्नी, बेटे और बेटी की आंखों के सामने गोली मारी। गोलीबारी के दौरान दिनेश की पत्नी और बच्चों को भी हल्की चोट आई। गृह मंत्री अमित शाह जब कश्मीर पहुंचे तो इस दौरान उन्होंने दिनेश के परिजनों से मुलाकात की, खासतौर पर उनकी पत्नी नेहा से। अमित शाह ने हर तरह से परिजनों को दिलासा देने की कोशिश की, लेकिन परिजनों को जो दर्द इस हादसे से मिला है वह बहुत गहरा है और जिंदगी भर यह दर्द उनको तकलीफ पहुंचाता रहेगा। बेहद दुख भरी बात तो यह है कि दिनेश अपने परिवार के साथ पहलगाम शादी की सालगिरह मनाने पहुंचे। ये अपनी पत्नी नेहा, बेटा शौर्य और बेटी लक्षिता के साथ इसे सेलिब्रेट कर रहे थे और उसी वक्त आतंकवादियों ने उन्हें गोली मार दी। भारत सरकार निश्चित तौर पर आतंकवादियों की इस कायराना करतूत का करारा जवाब देगी, सख्ती से जवाब देगी, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन ऐसे नाजुक मौके पर भारतवर्ष के हर नागरिक की और हर राजनीतिक दल की ये जिम्मेदारी बनती है कि वह अपनी सरकार के साथ खड़े हो और उनके हर फैसले को अपना समर्थन दे। बढ़ते हम अपनी दूसरी खबर की तरफ जो जुड़ी है मध्य प्रदेश के उन लाखों सरकारी कर्मचारियों की उस एक उम्मीद को लेकर जिस उम्मीद के सहारे वे अपने अपने जिलों में काम कर रहे हैं, और ये उम्मीद है उनके ट्रांसफर को लेकर। बीते रोज मोहन कैबिनेट में नई तबादला नीति को लेकर फैसला हो गया। इसका प्रस्ताव अगली कैबिनेट मीटिंग में लाया जाएगा। यह तय हो चुका है कि 1 से 30 मई के बीच प्रदेश भर में कर्मचारियों के ट्रांसफर किए जाएंगे। लंबे समय से जो कर्मचारी अपने ट्रांसफर की उम्मीद लगाए बैठे थे और ट्रांसफर पर जो रोक लगी हुई थी, अब वह हटने वाली है। लेकिन यहाँ ये जानना जरूरी है कि तबादला नीति के तहत जो ट्रांसफर होंगे वो किस तरह से होंगे। आइए आपको विस्तार से बताते हैं। यदि कोई कर्मचारी गंभीर बीमार है या प्रशासनिक उसका कोई आधार है या फिर स्वेच्छा के आधार पर उसको ट्रांसफर किया जा सकेगा। शिक्षा और स्वास्थ्य विभागों में तबादलों की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन रहेगी, लेकिन किसी भी संवर्ग में 10 से 20% से अधिक तबादले नहीं किए जा सकेंगे। तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के जिले के भीतर तबादले करने का अधिकार प्रभारी मंत्रियों को रहेगा। राज्य स्तर पर विभागीय मंत्री के अनुमोदन से ट्रांसफर हो सकेंगे। ट्रांसफर की प्रक्रिया में मंत्रियों की भूमिका अहम होगी। अपने विभाग के कर्मचारियों का ट्रांसफर मंत्री स्वयं कर सकेंगे। उच्च पदस्थ प्रशासनिक अधिकारियों के ट्रांसफर के लिए मुख्यमंत्री की सहमति आवश्यक होगी। तो बस अब इंतजार कीजिए 1 मई की उस तारीख का, जिसके बाद कर्मचारियों के ट्रांसफर की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। और आखिर में एक सुखद खबर नक्सलवाद को लेकर है। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार लगातार चले एंटी नक्सल ऑपरेशन की वजह से 7 राज्यों के 28 जिले अब नक्सल मुक्त हो चुके हैं। इनमें बिहार का औरंगाबाद, गया, जमुई, लखीसराय, मुंगेर, नवादा, छत्तीसगढ़ का बस्तर, धमतरी, कबीरधाम, खैरागढ़, कोंडागांव, राजनांदगांव जिले शामिल हैं। झारखंड के बोकारो, छतरा, गढ़वा, गिरिडीह, खुंती, लोहारदगा, सरायकेला, खरसवन इसमें शामिल हैं। मध्य प्रदेश के 2 जिले डिंडोरी और मंडला, महाराष्ट्र का गोंदिया, ओडिशा का बौद्ध, बोलांगीर, कोरापुट, नवरंगपुर, रायगढ़, पश्चिम बंगाल का एकमात्र जिला झारग्राम, ये सभी जिले अब नक्सलवाद से मुक्त हो चुके हैं। लेकिन सिर्फ 3 राज्य ऐसे हैं जिनके 6 जिलों में ये नक्सलवाद अब सिमट कर
रह गया है। इनमें सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ के बीजापुर, सुकमा, कांकेर और नारायणपुर जिले शामिल हैं। साथ ही झारखंड का पश्चिम सिंहभूम और महाराष्ट्र का गढ़चिरौली, ये वो जिला है जहां पर अभी भी नक्सल मूवमेंट लगातार चल रहा है। नक्सली लगातार सक्रिय हैं और सरकार एंटी नक्सल मुहिम को लगातार चला रही है। तो आपको हमारा ये शो कैसा लगा, आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। साथ में लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार।